हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूर्णा। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 4th लेने वाले हैं, जो कि आरआरबी, डीएसएसबी, नॉर्सेट ग्रुप 5 स्टाफ नर्स और सीएचओ के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जब लर्नर शिक्षा के लिए अपनी सक्रिय प्रक्रिया रिस्पॉन्स के माध्यम से सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब कोई भी लर्नर हो या सीखने वाला शिक्षा अपनी स्वयं की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है। क्रिएटिव लर्निंग कहा जाता है, इंडिविजुअल लर्निंग कहा जाता है, सेल्फ एक्टिव लर्निंग कहा जाता है या परपोसिव लर्निंग कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सेल्फ एक्टिव लर्निंग कहा जाता है, क्योंकि वह सेल्फ से पढ़ाई करता है या खुद अपनी शिक्षा के लिए एक्टिव रिस्पॉन्स शो करता है, जिसे सेल्फ एक्टिव लर्निंग कहा जाता है। रिसर्च स्टेटमेंट का एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट है रिसर्च डिज़ाइन, सेकंड है पॉपुलेशन, थर्ड है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ है सेटिंग। इसका राइट आंसर है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। यह रिसर्च स्टेटमेंट का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा होता है, जिसमें फर्स्ट है ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप, क्लास लेक्चर या कॉन्फ्रेंस। इसका राइट आंसर है क्लास लेक्चर। क्लास लेक्चर इसका राइट आंसर है, जिसमें जो वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें एक व्यक्ति बताता है और जो सारे व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वह सुनते हैं, वन वे कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें क्लास का जो लेक्चर होता है वह कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न सभी सेलुलर एडॉप्टेशन कोशिकीय अनुकूलन है किसके अलावा, जिसमें फर्स्ट है हाइपरप्लेजिया, बी है मेटाप्लेजिया, सी है हाइपरट्रॉफी, डी है एट्रोपी। इसका राइट आंसर है एट्रोपी। राइट आंसर डी है एट्रोपी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रिसीवर से सेंडर को रिस्पॉन्स देना क्या कहलाता है। जो यह कम्युनिकेशन स्किल का क्वेश्चन है, जिसमें रिसीवर मैसेज को जो सेंडर होता है वह मैसेज सेंड करता है और जो रिसीवर होता है वह मैसेज को रिसीव करता है। देन उसके बाद में जो रिसीवर होता है वह सेंडर को कुछ रिस्पॉन्स सेंड करता है, उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट में कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है, स्टिमुलाई कहा जाता है या मैसेज कहा जाता है। फोर्थ होता है फीडबैक, जो कि इसमें नोट नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर ही फीडबैक होता है, जो रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है और वह सेंडर को उसका रिस्पॉन्स फीडबैक के द्वारा सेंड किया जाता है। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस में एक्शन फेज में सम्मिलित होता है। सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है या इवैल्यूएशन होता है। यह नर्सिंग केयर प्लान में नर्सिंग प्रोसेस होती है। पूर्वी आवाज़ कम करना बेटा, बंद कर दूं क्या? तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं इधर ये कर रही हूँ। इतनी ही आवाज़ रहने देना।
ठीक है। पूर्वी, नर्सिंग प्रोसेस में एक्शन फेज में सम्मिलित है। फर्स्ट है सब्जेक्टिव असेसमेंट, सेकंड है प्लानिंग, थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ है इवैल्यूएशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्प्लीमेंटेशन। जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उसमें फर्स्ट सब्जेक्टिव या असेसमेंट होता है, सेकंड डायग्नोस्टिक होता है, थर्ड होता है प्लानिंग और फोर्थ होता है इम्प्लीमेंटेशन, और जो लास्ट होता है वह इवैल्यूएशन होता है, जो कि एक्शन फेज इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस में योजना को प्राथमिक देना आधारित होता है। इंफॉर्मेशन और प्रोसेस मॉडल में होता है, मास्लो हियरार्की ऑफ 15 मरीज ह्यूमन नीड्स में होता है, या एरिक एरिक्सन थ्योरी में दिया जाता है, हेल्थ इलनेस कम्युनेट मॉडल में दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, जो ऑप्शन नंबर बी है मास्लो हियरार्की ऑफ ह्यूमन नीड, इसमें मास्लो हियरार्की ह्यूमन नीड्स में जो नर्सिंग प्रोसेस है उसको प्राथमिकता देना आधारित है। नेक्स्ट है मास्लो बेसिक ह्यूमन नीड्स हियरार्की के अनुसार मोस्ट बेसिक नीड्स क्या होती है। इसमें फर्स्ट है लव एंड इसमें कि जो ह्यूमन नीड्स होती है इसमें मोस्ट बेसिक नीड्स कौन सी होती है। फर्स्ट है लव एंड बिलोंगिंग, सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड है फिजियोलॉजिक और फोर्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो मास्लो हियरार्की होता है उसमें जो मास्लो हियरार्की ने एक नीड प्रोवाइड की थी, जिसमें फर्स्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्लो हियरार्की है उसने एक ह्यूमन नीड्स प्रोवाइड की गई थी, जिसमें फर्स्ट में फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, सेकंड में सेफ्टी नीड होती है और थर्ड नंबर पर लव एंड बिलोंगिंग होती है, फोर्थ पर सेल्फ स्टीम होती है और फिफ्थ नंबर जो कि टॉपेस्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हाईएस्ट लेवल पर जो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें मोस्ट बेसिक नीड्स होती है फिजियोलॉजिकल। जो ऑप्शन नंबर सी है जो ऑप्शन नंबर सी है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यह
मोस्ट बेसिक नीड्स होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शारीरिक आवश्यकता मास्लो हियरार्की ऑफ नीड के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्राथमिकता आवश्यक है। जो मास्लो हियरार्की की नीड्स है, इसमें शारीरिक आवश्यकता के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्राथमिकता आवश्यक है, जिसमें फर्स्ट है पानी है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशनल है या एलिमिनेशन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स होती है जो शरीर में ओरिएंट आउटकम प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस में, असेसमेंट में, इवैल्यूएशन में या प्लानेट इंटरवेंशन में। यह नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग केयर प्लान में नर्सिंग प्रोसेस होती है जो कि आउटकम पेशेंट के आउटकम ओरिएंटल आउटकम्स को प्राप्त किया जाता है। यह कौन से फेज में होता है? इसका राइट आंसर है जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, इसमें पेशेंट ओरिएंट आउटकम को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट है, मरीज निम्न में से मरीज की नर्सिंग केयर प्लानिंग में प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? फर्स्ट है फिजिशियन ऑर्डर को देनी चाहिए, नर्स कंडीशन को आवश्यकता देनी चाहिए या क्लाइंट कंडीशन को आवश्यकता देनी चाहिए या हॉस्पिटल की पॉलिसी को। इसका राइट आंसर है को आवश्यकता देनी चाहिए, क्योंकि जो नर्सिंग केयर प्लान होता है वह मरीज के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इसमें क्लाइंट की ही कंडीशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रश्न पूछने की विधि अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्कस है? रेस्टिंग फिर से कहना या जांच या प्रश्न बंद प्रश्न क्लोज एंडेड क्वेश्चन या खुले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है राइट आंसर जो खुले प्रश्न होते हैं वह अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस होती है, जिसमें खुले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, आप अपने अकेले रहने के अनुभव की कैसी व्याख्या करोगे? यह एक उदाहरण है, किसका है? यह जो फिजिशियन होता है या पेशेंट से क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने अकेले रहने के अनुभव की कैसे व्याख्या करोगे, जो कि किस प्रकार का उदाहरण है या किसका उदाहरण है? प्रोबिंग का या जांच का, बंद प्रश्न का, खुले प्रश्न का या स्ट्रक्चर रचनात्मक प्रश्न होता है। इसका राइट आंसर है यह एक खुले प्रश्न का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्या आप अभी बेचैन महसूस कर रहे हो? यह एक उदाहरण है, किसका है? खुला प्रश्न का है, बंद प्रश्न का है, जांच का है या पेशेंट को फिर से कहना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंबर बी, बंद प्रश्न। यह एक प्रकार का बंद प्रश्न का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मरीज के रिकॉर्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा होता है, कम्युनिकेशन, रिसर्च या फंडिंग? जो मरीज का रिकॉर्ड रहता है उसका जो उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है संचार या कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, जो कम्युनिकेशन है। मरीज का जो रिकॉर्ड होता है इसका जो ये जो उद्देश्य होता है या पर्पस होता है वह कम्युनिकेशन के लिए होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कल्चरल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में सम्मिलित है
फर्स्ट है नॉलेज, सेकंड है लैंग्वेज, थर्ड है एंजाइटी या फोर्थ है फियर या डर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर नॉलेज। जो कल्चरल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, यह कम्युनिकेशन में जो नॉलेज है वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन का मुख्य या महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? अपीयरेंस, क्लैरिटी, आई कांटेक्ट या पोस्चर मुद्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लैरिटी। वर्बल कम्युनिकेशन में जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लैरिटी होती है उसे इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेट को काम असीस करना कहलाता है। सब ऑर्डिनेट को काम असीस करना कहलाता है। इसका राइट ये ऑब्जेक्टिव है लीडरशिप, डेलीजिनेशन, मॉनिटरिंग या गाइडेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो प्रतिनिधि होता है, डेलीजिनेशन होता है, यह सब ऑर्डिनेट काम को असीस करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस है जो कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से है? इसके ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रतिक्रिया, हाइपोथर्मिया, अति वायता या हाइपर वेंटिलेशन, अलर्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है जब मरीज अपनी पोजीशन बदलता है, जैसे वह लेटा हुआ था फिर खड़ा हो गया, तो उसकी पल्स रेट 72 टू 120 बीट पर मिनट बढ़ गई तो मरीज को चक्कर आने लगे। यह दर्शाता है फर्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक्स हाइपोटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन या रिबाउंड हाइपरटेंशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, क्योंकि वह पेशेंट पहले लेटा हुआ था फिर खड़ा हुआ है। दैट मीन उसकी जो ऑर्थो या जो हड्डियाँ होती है उससे रिलेटेड उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, जिससे कि उसका पल्स रेट बढ़ गया है, इसीलिए इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कहा गया है। यह उसके चक्कर में उसका जो पल्स रेट बढ़ा हुआ है तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है एक नर्स को ज़रूरत है जब वह कोई भी भारी चीज़ उठाती है या लाती है, तब फर्स्ट है घुटने को एक साथ मिलाकर रखना, कैप्ट द नी क्लोज टू इच अदर, आधार चौड़ा या सपोर्ट बनाए रखना, पीछे झुककर शरीर को सीधा करना, किसी चीज़ को पकड़कर शरीर से दूर रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेंटेन अ वाइट बेस और सपोर्ट। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है गिरने से लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है जब कोई भी गिरता है और उसे लगने का सबसे ज़्यादा खतरा किस एज में होता है? फर्स्ट स्कूल एज चिल्ड्रन में होता है, एडोलसेंट में होता है, या टोडलर एज में होता है, या एल्डर एज में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एल्डर
बुजुर्ग वयस्कों में यह खतरा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो हड्डियाँ होती है वह कमज़ोर होती है, और जो जो कि गिरते हैं तो उन्हें लगने का सबसे ज़्यादा खतरा एल्डर या बुजुर्ग वयस्कों में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स क्रिटिकल देखभाल यूनिट में है या NICU यूनिट में है। मरीज और उसके परिवार को भविष्य में इलाज और सर्जरी ऑप्शन के बारे में बता रही है। यह नर्स की क्या भूमिका है? एडवोकेट की, केयर गिवर की है, या रिसर्चर की है, या नेता की है, लीडर की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो एडवोकेट होता है यह ऑप्शन नंबर ए, यह एडवोकेट की भूमिका निभाती है। यह जो नर्स होती है वह मरीज के ऑपरेशन के ऑप्शन के बारे में बता रही है, भविष्य में इलाज कैसे करवाना है, कहाँ करवाना है, इसके बारे में वह नर्स जो मरीज क्रिटिकल कंडीशन को समझा रही है, तो वह एडवोकेट की भूमिका को निभा रही होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से मरीज के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा कथन क्या होता है? फर्स्ट है, नर्स की आशंका पारी रोगियों की व्यक्ति पसंद। सेकंड है, मरीजों द्वारा चिकित्सकों की वरीयता को पहचानना। थर्ड है, आकलन के दौरान कार्य उन्मुख सूचना इकट्ठा करना। फोर्थ है, विशिष्ट मरीज की समझ की स्थापना करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट मरीज की समझ की स्थापना करना। नेक्स्ट है, टीकाकरण के कारण एक बच्चे को दर्द है, लेकिन यह टीका अनेक बीमारियों से बचाता है। निम्न में से कौन सा नैतिक सिद्धांत यह अप्लाइकेबल है? फर्स्ट है न्याय, सेकंड है उपकार, थर्ड है नॉन मैलिफेंसेस, फोर्थ है स्वायत्तता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपकार। नेक्स्ट है, नैतिक सिद्धांत कोई नुकसान नहीं करना माना जाता है। सिद्धांत है न्याय, उपकार, गैर मैजिफिशनेस, स्वायत्तता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो गैर मैजिफिशनेस होता है यह कोई नुकसान नहीं करना का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अस्पताल में मरीज को ऑपरेशन के परिणाम, रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशन एंड बेनिफिट आदि के बारे में बताने के लिए कौन जिम्मेदार है? फर्स्ट है, नर्स जिम्मेदार होती है, नर्स इंचार्ज होती है, सर्जन होता है, या एनएस होता है। ऑप्शन नंबर सी, जो सर्जन होता है वह उसके परिणाम को, रिस्क फैक्टर को, कॉम्प्लिकेशन को और उसके बेनिफिट आदि को बताते हैं, या वह उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि कंसेप्ट जो लेते हैं, या कंसेप्ट जो फिजिशियन होते हैं वह लेते हैं, और वही जो रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशन एंड बेनिफिट को भी बताते हैं, जो सर्जन होते हैं वह। नेक्स्ट है, फिजिशियन एक मरीज के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आदेश करता है, लेकिन उसका पिता ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मना करता है। निम्न में से स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा कौन सी सही एक्शन है? फर्स्ट है, उसके पिता को रक्त आदान के लिए समझाना या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए समझाना है। रक्त ट्रांसफ्यूजन के आदेश कोर्ट से लाना है। बिना पिता के सुने रक्त ट्रांसफ्यूजन करना है। पिता की इच्छा का पालन करना है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सूचना देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो मतलब
पिता की इच्छा का पालन करना, उसके पिता को नहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है तो उसे नहीं करवाना है, पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सूचना देना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से मरीज की कौन सी कंडीशन में नर्स फिजिशियन को सबसे पहले सूचना देती है? मरीज की ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब नर्स फिजिशियन को सबसे पहले सूचना देती है? मरीज को गंभीर दर्द होता है जब वह सूचना देंगे, जब मरीज वेंटिलेटर पर हो और शर्करा या शुगर के स्तर का घटना बढ़ना हो, तब मरीज का ऑपरेशन के बाद बेहोश होना, मरीज को कम मूत्र आना। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर मरीज ऑपरेशन के बाद में बेहोश हो गया है तब नर्स को सबसे पहले फिजिशियन को सूचना देना है कि मरीज ऑपरेशन के बाद बेहोश हुआ है। अगर मरीज को गंभीर दर्द हो रहा है तो वह बाद में सूचना देंगे। वेंटिलेटर पर है, जो शुगर का लेवल कम ज़्यादा हो रहा है, तब भी वह बाद में उसे या रिकॉर्ड करके रख सकती है, बाद में सूचना दे सकती है या उसे मेंटेन कर सकती है। परंतु अगर मरीज ऑपरेशन के बाद में तुरंत बेहोश होता है तो जो नर्स होती है उससे सबसे पहले फिजिशियन को यह सूचना देना होता है कि पेशेंट जो है वह बेहोश हो चुका है। नेक्स्ट है, एक मरीज को नर्स द्वारा गलत मेडिसिन की डोज दी गई है। जो मरीज है उसे नर्स ने गलत मेडिसिन की डोज दे दी गई है, उसको अपनी गलती का पता लगते ही वो तुरंत अपने उच्च अधिकारी को सूचना देती है कि उसके द्वारा गलती हुई है। यह बताता है जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है या निर्णय लेना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वह जवाबदेही होती है या अकाउंटेबिलिटी होती है कि वह उसके द्वारा जो मेडिसिन दी है वह गलत डोज दे दी गई है, उसने उच्च अधिकारी को सूचना भी दे दी है कि उसने गलत दवाई दी है, तो इसे जवाबदेही कहा जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आया हो